आज वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करती हूँ। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर कविता शाह जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट BHU में आप प्रोफेसर हैं। काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर कविता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी हमारे काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार। कविता जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे है, तो इस मौके पर आज ज़रूरत है इस तरह के जो प्रोग्राम्स की, क्योंकि ताकि लोगों में एक चेतना पैदा हो, उनमें जागरूकता आए, उनको हम ये अवेयर करा सके कि किस तरह पानी हमारे लिए ज़रूरी है। न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ये जल बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरत है कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कम से कम पानी और साफ हवा तो छोड़कर जाएं। तो आज इसी से संबंधित हमारी आज बातचीत होगी। हमारे बातचीत का पूरा दायरा जल पर। आवाज इको कर रही है थोड़ा सा। तो आज हमारी इस बातचीत में शामिल है प्रोफेसर कविता शाह जी। कविता जी, किस तरह से हम जागरूकता पैदा करें? हालांकि सब कोई जानता है कि जल बहुत जरूरी है और हम जल को वेस्ट ना करें, हम मिसयूज ना करें, हम जल का दोहन ना करें, ये सब जानते हैं। बावजूद इसके जल का दोहन हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं? जल कितना है विश्व में, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम होता है कविता जी, ये प्रोग्राम आम लोगों के लिए है और आम लोगों तक आपकी बात हम पहुंचाना चाहते हैं। आपके जरिए इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जल बहुत थोड़ा है दुनिया में हमारे लिए पीने योग्य और उसका हम मिसयूज ना करें। तो कुछ इस तरह से हम अपनी बातें करें जिससे लोगों तक एक अवेयरनेस पैदा हो, जागरूकता पैदा हो और घर घर में हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, कम से कम घरों से बचाना शुरू करें। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप कुछ बोलिए। कविता जी, आपका ये माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। सर्वप्रथम मैं काशी कला ये इको बहुत तेज ज्यादा कर रहा है, अपने आप से कुछ आवाज आप मोबाइल अगर आपने ऑन कर रखा है तो उसको बंद कर दीजिएगा जी। हाँ जी, सबसे पहले मैं काशी कला कस्तूरी कला मंच की आभारी हूँ, शबनम जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातों को आज विश्व जल दिवस के अवसर पर आप सबसे साझा कर सकूं, कुछ बात कह सकूं। और जैसा कि उन्होंने अभी आग्रह किया, तो देखिए टोटल जो हमारा जो संपूर्ण ग्लोबल वैश्विक जल है, उसमें प्राकृतिक जल संपदा जो भारत में हमारे पास उपलब्ध है वो लगभग 4% है, जो कि हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है। यदि हम देखें तो हम सब जानते हैं कि लगभग 7 से 72% जो है वो हमारे ओशंस में पानी है, जो समुद्रों में पानी है। उसके अतिरिक्त जब हम बाकी अन्य प्राकृतिक संपदाओं की बात करते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर की बात करते हैं, तो उसमें लगभग 4% हमें भारत में देखने को मिलता है, जो एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। और जो विश्व जल दिवस की आज हम बात कर रहे हैं या बार बार इसे पुनः स्मरण करने की बात आ रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच ये है, एक वैज्ञानिक सोच ये है कि हम ये आज देखते जा रहे हैं कि जल
हमारे बीच में कम होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, और जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ उसको जितने जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि जो जल हमारे पास अभी है उसको हम संरक्षित करके रखें, और इस तरह से उसको संरक्षित करके रखें कि जो हमारी आगे की पीढ़ियां हैं उनको भी कभी जल का अभाव ना हो। तो ये आवश्यक है, और इसको वैश्विक स्तर पर देखा गया कि अगर हम इस पर अभी जागरूक नहीं हुए तो अगला जो तीसरा विश्व युद्ध बार बार कहा जाता है कि यदि हुआ विश्व में कभी, तो वो जल के लिए ही होगा, क्योंकि जल के लिए त्राही त्राही मची होगी इस पृथ्वी पर। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस जल को बचा के रखें, और इसीलिए आज हम विश्व जल दिवस पर यहाँ पर इस संगोष्ठी में सम्मिलित हैं। देखिए, कहते हैं ना कि रहीमन पानी राखी, और आपने अपने कार्यक्रम का नाम भी रखा है जल बिन समसून। तो बिन पानी सबसून जब हम कहते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मानव शरीर या कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो 70% से अधिक जल से बना हुआ है, और उसके अतिरिक्त जो उसके अंदर जल की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है, और इसी पूर्ति के लिए हम पेय जल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम देख रहे हैं आजकल बहुत कम होता जा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि एक पॉल्यूशन, जिसकी हम लोग अभी जस्ट बात आप कह रही थी, एक पॉल्यूशन है। जल का जो प्रदूषण हम कर रहे हैं और जिस तीव्रता से कर रहे हैं, उस प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बहुत शीघ्र एक ऐसा संकट हमारे सामने आ जाएगा जब हमारे पास पेय जल होगा ही नहीं पर्याप्त। तो इससे हम कैसे बचाव करें, इसके लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जो हमारी एक भारतीय पारंपरिक सोच रही है, उसमें तो सदा से जल संरक्षण की बात रही है। तो जल संरक्षण की उस सोच को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते आ रहे हैं, और आज भारतवर्ष में जब हम आज कठिनाई का क्षेत्र, जैसे हमने देखा चेन्नई के क्षेत्र में, आप देख लीजिए, बैंगलोर एरिया में देख लीजिए, अभी पंजाब में बहुत बड़ा पेयजल संकट है। तो ये सब हमारे जो स्टेट्स, जो कि बहुत रिच स्टेट हुआ करते थे, आज वो पेयजल के संकट से भी जूझ रहे हैं। तो इस संकट को हम कैसे दूर करें, आज ये हमारे लिए सोचने का विषय है। देखिए, हमारे रामायणों में भी कहा गया है कि सिमट सिमट जल भरहि तलावा, यानी हम बूंद बूंद से जल को तालाब में भरते हैं, या हमें बांधना चाहिए, भरना चाहिए जल को। इसी तरह से कहा गया है कि बांध जल निधि शील निधि जल सिंधु। तो इन सब की हम बात करते हैं, और जब हम इनकी बात करते हैं तो जो हमारी मनुष्यों की सोच है उसकी हम बात करते हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पे, विश्व जल दिवस पर ये आवश्यकता है कि हम इस सोच को समझें, इसके पीछे के साइंटिफिक वैल्यूज को समझें, और तब हम ये समझें कि हम आज जल संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये एक सोच है इसके पीछे। और देखिए, जल जो है वो बर्बाद हम बहुत करते हैं, हम वेस्ट बहुत करते हैं। तो जल वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जल को जो है हमने अगर गिरा दिया तो ही वो वेस्ट हो गया। वेस्ट वो है जब हम उसको गंदे जल के साथ मिश्रित कर देते हैं। तो जब हम गंदे जल के साथ मिश्रित कर देते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में जल के फिर से शोधन की जरूरत होती है, और वो जो फिर से शोधन की जरूरत होती है वो कॉस्ट इन्वॉल्व करती है, एनर्जी इन्वॉल्व करती है। और इसलिए जहां पर अधिक ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है, अधिक व्यय करना पड़ता है, उन सब चीजों को बचाते हुए यदि हम जल का संरक्षण कर सकते हैं तो हमें जल का वेस्टेज रुकना चाहिए। और आपने जैसा कहा कि हम घरों से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो उसके बहुत छोटे छोटे उदाहरण बहुत वर्षों से हमें दिए जा रहे हैं। फर्क इतना है कि हम भूलते जा रहे हैं उनको, उनके जो एक प्रचलन को, उनके जो एक नियम को है, वो हम भूलते जा रहे हैं। कहीं आगे की तेज रफ्तार में हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे घर की जो टैप्स हैं वो कहीं लीक कर रहे हैं। हम तो दिन भर बाहर चले गए और बूंद बूंद पानी जो उसमें से टपक रहा है वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो किसी के काम नहीं आ रहा, क्योंकि वो, और भूजल से तो हम निकालते ही चले जा रहे हैं। तो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, वापस हम जमीन को दे भी नहीं रहे हैं जो हमें एक्विफर्स को देना चाहिए, और साथ साथ हम दोहन के साथ साथ उसको प्रदूषित भी करते जा रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। तो प्रदूषण, वेस्टेज और दोहन, ये तीन चीज यदि हम कम कर दें या खत्म कर दें तो हम जल के संकट से बहुत हद तक बाहर आ सकते हैं। और ये तीनों ही चीज हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर से कोई चीज नहीं शुरू करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, तो हम सामने वाले को कैसे कहेंगे कि तुम भी ये करो। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इन तीनों चीजों से अपने आप को विरत रखेंगे, यानी इसको हम कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल का वेस्टेज ना हो,
जल को हम प्रदूषित होने से बचाएं और जल का दोहन न करें, एक्सट्रैक्शन न करें। बहुत से घरों में, काशी में तो आज भी हम देखते हैं कुएं हैं, और आप देखिए वाटर टेबल जो है वो नीचे होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जल संरक्षण की बात करनी चाहिए। और वृक्ष जो है वो तो भाई हमारे लिए एक जल के स्रोत का काम करते हैं, क्योंकि वो जल संचयन का भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो वृक्षारोपण तो अपनी जगह है ही है, जिसको कि हम एक बहुत वृहद रूप में देखते हैं। और उसी प्रकार हमारी प्राकृतिक संपदा में जो हमारा रेनफॉल है उसको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जल, जो प्राकृतिक जल हमें मिलता है, बहुतायत में मिलता है। और भारतवर्ष तो सच पूछिए इस मामले में बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि उसको तो काफी बड़ी मात्रा में रेनफॉल मिलता है। और बहुत से विश्व भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि रेनफॉल ही बहुत कम है। तो जब हमें प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा जल मिलता है, प्राप्त होता है, और वो शुद्ध जल ही होता है, तो हम उसका संचयन करके क्यों नहीं हम आगे वाली पीढ़ी को अपने उससे बचाएं। जल की मात्रा उनको भी उतनी ही दे जितनी हमें आज मिल रही है। ये हमारे प्रयास होना चाहिए। दूसरी सही बात यह कहा। है कि जब हम पूरी सृष्टि को देखते हैं तो संपूर्ण सृष्टि जल से ओतप्रोत है। कहीं भी हम देखें तो जल हमें जरूर दिखता है। और एक चीज हमें ये ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम आज बात करते हैं। जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे हम आप जो आज बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, या आसपास हमारा जो भी माहौल है पर्यावरण का, उन सब में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। आज हम सतत संपोष्य समाज की बात करते हैं, सतत संपोष्य ग्लोब की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं। तो जो ये सस्टेनेबिलिटी की बात है, जैसा हमें पृथ्वी आज मिली है अपने पूर्वजों से, वैसा ही हम अपने आने वाली जनरेशन को भी दें। ये सस्टेनेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सभी लोग कार्य करते हैं। और SDG 6 जो है, जो 6 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके अंदर वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन की बात आती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य अगर कोई पूछे तो वो क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य हम ये देखते हैं कि जल का हम पोल्यूशन खत्म करें, जल का संरक्षण करें, अधिक से अधिक जल संचयन करें। और हमारी जितनी पुरानी विधाएं हैं, चाहे वो बावड़ियां हो, चाहे कुएं हो, चाहे तालाब हो, तलैया हो, जिस भी रूप में हम उसको कर सकते हैं हमको करना चाहिए। इसके लिए हम सूक्ष्म रूप में शुरू कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपने घर में, जहां पर कि हमारे छतों पर इतना जल का पानी आ रहा है, वर्षा का पानी आ रहा है, और उस पानी को हम संचयित नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि इसको हम एक ट्यूब के सहारे सारे जल का संचयन करके भूमि जल में उसको हम मिला दें, तो आने वाले समय में जो भूमि जल का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और हमें आसपास जल की दिक्कत नहीं होगी। आज देखिए गंगा जी के पास भी यदि कहीं हम कोई चीज खोदते हैं जमीन पानी के लिए, सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए, तो करीब 300-250 फुट खोदने के बाद भी हमें जल अच्छा नहीं मिल रहा है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा वाटर टेबल कहीं ना कहीं बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो जब हमारे एक्विफर्स में पानी ही नहीं होगा तो हमें आपको जल मिलेगा कैसे? तो जरूरी है कि हम उसको ध्यान में रखें, जमीन में पानी जाने दें। जितना अधिक हम धरती के अंदर पानी जाने देंगे, उसको सोखने देंगे, एक्विफर्स में जाने देंगे, उतना हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा, उतनी अधिक हमको जल आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसके लिए मिल पाएगी। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है। मैं इसकी फ्री कंसल्टेशन करती हूँ, कभी भी किसी को आवश्यकता हो मेरे पास आ सकता है इसके लिए। और अपने घर में, जैसा भी घर उसका बना हो, वो वहां पर जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवश्य कर सकता है, और हर व्यक्ति को इसको करना चाहिए। तो ये हमें एक बहुत आवश्यक मैसेज आज के दिन देना है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में जरूर कराएं। चाहे आप अर्बन शहर में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, आप जल का संचयन कर सकते हैं। और हमें इसको करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि कल के नागरिक वही बच्चे हैं। तो जब वो आपको करते देखेंगे तभी वो सीखेंगे और वो आगे उसको लेकर के जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक एक स्टेप है जो हम सबको लेना चाहिए। हमारी जनसंख्या देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज हम करीब 1.4 बिलियन के करीब होने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या को जब जल की हम आवश्यकता की बात करते हैं तो डिमांड हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यदि हम संचयन नहीं करेंगे तो हम सप्लाई देंगे कहाँ से, डिमांड हम कैसे पूरी करेंगे? तो ये बहुत ही एक आवश्यक तथ्य है। और एक बात और कहना चाहेंगे जल के वेस्टेज की, चूंकि मैंने बात की,
तो देखिए शहर में रहने वाला एक व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च होता है, और वही गांव में रहने वाला करीब 55 लीटर पानी प्रतिदिन पर व्यक्ति खर्च होता है। यदि हम इस शहर के अर्बन जो रिक्वायरमेंट है वाटर की पर पर्सन, उसको हम कम कर सकें, और हम कैसे कर सकते हैं, और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमको वो करना है, वो हमारे एक नियमित दिनचर्या में आ जाता है, और कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमको जल का संचयन करना है। तो यदि हम वो कर सकें तो हमें लगता है कि हम बहुत हद तक अपने जल को बचा सकते हैं। कम से कम हम गाँव के बराबर तो आ जाएं, जो अर्बन ड्वेलिंग में है वो गांव के बराबर भी यदि आ जाए तो आप देखिए 135 से हम 55 लीटर पे आ जाएंगे तो हम बहुत जल बचा सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल आपको दें कि सबके यहाँ फ्लशिंग टॉयलेट्स होते हैं, तो लोग फ्लश सिस्टम में क्या करते हैं, एक बॉटल में थोड़ा सा आप पेबल्स रख के उसको आप पानी में उसमें भी डुबा दीजिए, जो सिस्टम है आपका सिस्टर्न का उससे थोड़ा दूर, तो जब आप फ्लश करेंगे तो एक लिमिटेड अमाउंट पे पानी निकलेगा और या जाएगा उसके अंदर, उससे आप काफी जल बचाते हैं। इसी तरह से जब आपको नहाना है तो शावर को खुला मत छोड़ करके रखें, थोड़ी देर के लिए शावर से आपको नहाना है तो आप जरूर नहाएं, लेकिन कोशिश करें कि हम बाल्टी में जल भर के उससे नहाएं, तो हम वहां पर भी जल का संचयन करते हैं। इसी तरह से जो हमारे आरओ लगे हुए हैं तमाम जगह पर, जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन, छोटे कदम जो है फिल्ट्रेशन हमारे जो है सिस्टम्स जल है संरक्षण कर सकते जी। हैं। जी जी, तो वो छोटे छोटे वाटर कदम फिल्ट्रेशन हमारे सिस्टम जो से है जो कर पानी सकते निकलता है, हैं। जी जी, वो जल भी हम जो है पूरी तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि हम उस जल का प्रयोग, वो बहुत रिच होता है मिनरल में, तो हमको ये सोचना चाहिए कि उस मिनरल को हम क्यों बर्बाद करें। तो हम उस मिनरल वाटर से यदि हम अपने घर के बगीचे में, पौधों में, तुलसी जी में, किसी में भी हम जल डालते हैं तो पौधे भी हमारे स्वस्थ होते हैं, और साथ साथ हम जल का संचयन भी बहुत हद तक कर सकते हैं। और वेस्टेज वाटर की हम इन्हीं तरीकों से बहुत छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन ला करके अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में, क्योंकि देखिए हम पर्यावरण के क्षेत्र में एक चीज मानते हैं कि जब तक हम पर्यावरण में चेंज लाना, जो भी चेंज लाना चाहते हैं, वो जब तक हम अपने व्यवहार में चेंज नहीं लाएंगे, अपनी कार्यशैली में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक हम पर्यावरण को अच्छा नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं ला सकते। और जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल एक इतना इंपॉर्टेंट अवयव, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसको तो बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक बार बाकी अन्न के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम जल के बिना नहीं रह सकते, तो बहुत जरूरी है कि जल को हम बचाएं। और जब पहले हम लोग, हमारे यहाँ लोग कहते थे ना कि पानी अमृत था कभी, सूखी नदियां ताल, दर दर है खोजते जीना हुआ मुहाल, तो वो वाली बात अब फिर से आ रही है हमारे सामने। और इसको हम किसी भी तरह से अगर देखें तो सब चीज सिमट कर तीन ही चीज में आ जाती है, नो वेस्टेज, नो पॉल्यूशन, जल का पॉल्यूशन ना हो, वो वेस्टेज ना हो, और तीसरी चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि हम जल की, अपनी प्राकृतिक संपदा का संचय करें, वाटर कंजर्वेशन। ये तीन मेन चीज जो है, इससे हम जल का काफी हद तक संचयन भी कर सकते हैं और अपने प्लैनेट पर जल को बचा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं लंबे समय तक के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, उसमें है कि जब हम इरिगेशन करते हैं, जब हम जल डालते हैं, चाहे हम वो अपने खेतों में डाल रहे हो, चाहे हम अपने घरों में पौधों को सींचने के लिए डाल रहे हो, दोनों ही केस में हमको जल को इतना डालना चाहिए कि हमको हर एक बूंद से मैक्सिमम क्रॉप मिले या मैक्सिमम उसका फायदा मिले, उस वो जल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या होता है देखिए, बहुत बार हम लॉन को जब सींचते हैं तो बहुत हल्का सींचते हैं, जब बहुत हल्का सींचेंगे तो ऊपर का पानी जो है वो धूप की किरणों से उड़ जाएगा और वो वापस चला जाएगा, तो वो जल हमारे कोई मतलब का नहीं रहेगा। लेकिन यही हम अगर उसको थोड़ा ज्यादा सींच देंगे तो वो पानी हमारे एक्विफर्स में भी जाएगा और हमारे नीचे की सतह में जो पानी की जरूरत है, जितने जल की जरूरत है उस घास को, वो मिलेगी। वहीं दूसरी ओर यदि हम ड्रिप इरिगेशन यूज करें तो हम अपने क्रॉप्स को उतना ही जल देंगे जितनी उसको आवश्यकता है। तो हम एक्सेस इरिगेशन ना करके वहां जल बचा सकते हैं, और यहाँ थोड़ा सा इरिगेशन करके प्लांट्स को लंबे समय तक अच्छा रखने के साथ साथ हम अपने जल को भी नीचे जमीन में डाल सकते हैं। तो दोनों तरह के हमारे पास योजनाएं हैं। दिक्कत ये होती है खाली कि समझ नहीं है हमें उसकी, हमारे पास कोई बताने वाला इस तरह का व्यक्ति नहीं है जो इन चीजों को हमें एक्सप्लेन कर सके। तो वो एक एक्सप्लेनेशन, वो एक सोच,
वो एक विचारधारा, चिंतन हमारे अंदर आना चाहिए कि हम किस तरह से जल का बचाव कर सकते हैं और हमें उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। एक बात और भी कहेंगे कि बहुत सी जगह पर, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि जगह जगह पर लोग तालाब खुदवा रहे हैं। जैसे अभी बहुत बड़ी एक मुहिम बनारस और उसके आसपास चली थी, जिसमें कि करीब 200-250 पॉन्ड्स जगह जगह खोदे गए, छोटे छोटे पॉन्ड्स। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए गए, और वो इसलिए किए गए कि उस क्षेत्र में यदि पॉन्ड होगा, तालाब होंगे, तो हर जगह पर उस जमीन में नीचे इतना जल स्तर बढ़ जाएगा, भूजल स्तर बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, कि वहां के लोगों में बिल्कुल भी जल की कमी वहां उस क्षेत्र में नहीं रह पाएगी। तो पॉन्ड्स डिगिंग, और आपने ये सुना होगा कि पहले हमारे जो बड़े लोग हुआ करते थे वो सदा ये कहते थे कि भाई कुआं खुदवाओ या एक जल का स्रोत, बावड़ी बनवाओ। क्यों कहते थे? इसी के पीछे यही सोच थी कि हम जल रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे उस जल का उपयोग कर पाएगी। और शायद उन्हीं लोगों की देन है कि हम आज भी जल का प्रयोग कर पा रहे हैं, हमारे पास कुएं, बावड़ियां और ये तालाब हैं जिनको हम यूज कर पा रहे हैं। तो ये एक दूसरे तरह का की विचारधारा है कि हम तालाब के माध्यम से मैन मेड, अब तो हम मैन मेड वाटर सिस्टम्स जो हैं उनको भी कर रहे हैं। और आपको मालूम ही होगा कि बेंगलोर ऐसे शहर में या हैदराबाद ऐसे शहर में ये बड़े बड़े वाटर सिस्टम्स हैं जिनके द्वारा ही पूरे क्षेत्र को पानी मिल रहा है, या उनका पेयजल भी उसी से आ रहा है। तो ये बिना किए हम कर नहीं सकते। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग किसी भी तरीके से करें, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, और उसको हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वेस्टेज ऑफ वाटर को कम करते हुए लाना चाहिए। एक चीज और है जो कि बहुत लोग बात उसके विषय में नहीं करते, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर पॉन्ड्स हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग मैन मेड रिजर्वायर्स हैं, उनको भी हम बढ़ाएं, उनको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि हमें थोड़ी एरिया की प्रॉब्लम आती है, जगह की प्रॉब्लम आती है, खास तौर से जब हम सिटीज की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, तो वहां पर उनको बढ़ाने के लिए बहुत जगह नहीं होती। लेकिन हमको इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स को यदि हम एक एडिशनल रिजर्वायर्स के साथ लिंक करके उसको बढ़ा सकें, तो भी हम वाटर संचयन का एक बहुत बड़ा यूनिट तैयार कर सकते हैं। और चूंकि बड़े से छोटे पॉन्ड में जल जो है वो दोनों में भरा रहेगा, तो किसी भी एक क्षेत्र में बहुत कमी कभी भी जल की नहीं मिलेगी। और ये सिस्टम भी कई जगह पहले के जमाने में प्रयोग होता था। मैं वहां इसका यहाँ पर नहीं जिक्र करूंगी, लेकिन वो बहुत सिस्टम्स इस तरह के इंटीग्रेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स, वो हुआ करते थे। और उसकी वजह से पूरे पूरे टाउन, पूरी सिटी जो है वो जल के कभी भी अभाव में नहीं होती थी, चाहे जितना भी हम एक्सटेंशन उसमें कर लें। तो अर्बन डेवलपमेंट में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें करना चाहिए। और रोजमर्रा में जहां तक बात है, टैप्स लीक ना करें, टॉयलेट लीकेजेस ना हो। फिर जैसे मैंने बताया आपको कि शावर्स लेने हैं तो शॉर्टकट शावर्स लिए जाएं, मतलब शॉर्ट ब्रेक्स में लिए जाएं। पानी भर के आप रखिए, एक बार रख लिया आपने तो उसको ये मत सोच करके फेंक दीजिए कि ये तो गंदा हो गया अगले दिन। वो उतना ही शुद्ध है जितना पहले दिन है, आप उसका प्रयोग अगले दिन भी करिए। तो वो भी बहुत आवश्यक चीज है हमें करने के लिए। दूसरा ये है कि बहुत सी जगह देखते हैं बच्चे ब्रशिंग कर रहे हैं, शेविंग हो रही है, कुछ भी और हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो टैप लगातार चालू है, तो उसको आपको बंद रखना चाहिए। जितनी देर आवश्यकता हो उतना करिए। क्या दिक्कत है, आप एक मग में पानी ले लीजिए, उससे यूज करिए, लेकिन आप जल को वहां पर जरूर बताइए। और वेजिटेबल्स, मैं तो कई बार अपनी जब भी मीटिंग्स में जाती हूँ, गृहिणियों को जरूर बताती हूँ कि भाई जब आप पानी से धोते हैं सब्जियों को, फलों को, तो उसको जल के नीचे रख करके ढेर सारे पानी के साथ मत धोइए। पानी भर लीजिए बड़े भगोने में, 2 जगह भर लीजिए आपको लगता है तो, एक से निकालिए दूसरे में डालिए, इस तरह से आप उसको रिंस करिए। लेकिन बहते पानी में अगर आप उसको रिंस करते हैं तो जो भी जल आपका नीचे जाता है वो ड्रेन में आपके चला जाता है। आपके यहाँ अगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है तो वो पूरा वही, जैसे मैंने बताया कि शुद्ध जल अशुद्ध जल में जाके मिल जाता है और वो सबके लिए वेस्ट हो जाता है। तो हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह से, और जब आपने धो लिया तो वो पानी, आप जो भगोने का पानी है उसको किसी प्लांट में डाल दीजिए, कहीं अपने बगीचे में डाल दीजिए, तो वो आपका यूज भी हो जाएगा, शोधित भी हो जाएगा और आपका सब्जी भी धुल जाएगी। तो उसको हमें
थोड़ा बचाना चाहिए। तो ये मुझे कुछ एक संदेश ये गृहिणियों को भी देना है, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं उन सबको देना है कि ये भी हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और हर बूंद बिल्कुल जो सही है कविता हमारे दी। लिए, जी, बिल्कुल सही कविता दी जी, कि हर बूंद मैं जो जब है हम, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आप शबनम जी बिल्कुल। कुछ कह रही हैं, मुझे आवाज नहीं आ हाँ रही मैं आपकी। यही, जी हाँ जी जी, मैं यही कह रही थी कि वाकई में ये बहुत अहम बात है कि सब्जियों को जो है रेन वाटर वो टैप के नीचे जी रख दिया बताएं। जाता है और वो उस आराम से धोते हैं। तो हमने, मेरा धुल भी गया और वाटर को, वो तो मैं प्लांट को भी मिल जो गया बात पानी। कह रही तो थी वो इसी बात को बार बार मैं दोहराना चाहूंगी कि जो भी हमारे पास जल है उस जल को हम बचा के रखें और अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम इतना जल दे सकें कि उसको त्राही त्राही ना करनी पड़े और उसे जल पूरी तरह से मिले। कुछ और आप पूछना चाहेंगी शबनम जी? सही कहा कविता दी आपने कि हमारी आने वाली देखिए, पीढ़ी यदि त्राही हमें त्राही ना स्वस्थ, करे समर्थ, संस्कारित, संवेदनशील भारत का निर्माण करना है तो हमें जल को बचाना तो पड़ेगा। जरूरी और है, जल को जरूरी बचाना है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल जो है, अगर हम देखें हमारी गंगा नदी काशी से बहती है और मैं कहती हूँ उससे बड़ा कोई हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो जो वो नदी देवी तुल्य, जो जिनकी हम लोग माँ समान उपासना करते हैं, उनकी उनको यदि हम शुद्ध रखते हैं तो हम बहुत तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन इस पूरे नेशन को, इस पूरे राष्ट्र को दे सकते हैं। और उनकी तो यहाँ तक बात हम करते हैं कि जब हम गंगा किनारे जाते थे तो पहले सुनने में आता है, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उस समय तो हम माँ गंगा की कसमें खा के लोग उनके उनके ऊपर वादे करके, उनके ऊपर जबान दे करके और बड़े बड़े किस्से, बड़े बड़े मसले सुलझा लिया करते थे। तो यदि हम उतनी शुद्ध, इतनी पवित्र चीज की बात करते हैं तो जल का महात्मा हम सोच सकते हैं कि कहाँ तक हमें लेकर जाता है। चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी रिलीजन हो, हम ये देखते हैं कि जल हर जगह यूज होता है और हर जगह वो शुद्ध रूप में ही देखा जाता है। तो यदि हम उसकी शुद्धता की आज भी बात करें तो हमें लगता है कि विश्व पर्यावरण, इस आज विश्व जल दिवस पर यदि हम एक बार भी इस संकल्प को पूरा कर सकें तो हम अपना वो योगदान दे सकते हैं जो एक मनुष्य के रूप में, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में हमें करना चाहिए। और वो योगदान बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। शबनम जी, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आप म्यूटेड हैं क्या? अब आपको आवाज आ रही प्लीज है? अनम्यूट। हाँ, अब आपके। आ रहा, हाँ तो मैं जी, अब बोल देखिए रही मुझे हूँ। आपकी एक आप, सेकंड। हाँ, कविता दी आपने सही कहा कि कोई भी रिलीजन हो, कोई जी भी हाँ, कुछ अब हो। हमें आपकी आवाज मिल रही है। अब हेलो, मिल रही है आपकी जी, आवाज। ओके। तो कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, और हर जगह पानी की अपनी इम्पोर्टेंस है और पानी को बचाने की बात की गई। तो इसी पे मुझे रिलीजन पे याद आ गया कि 2000 साल पहले, यानी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और उसके बाद जब हाँ, इस्लाम में हम लोग क्या, आप देखिए कि जब हम लोग वजू बनाते हैं नमाज के लिए, तो लोटे में जो पानी होता है उसमें टोटी लगी होती है। वो इसी पर्पज से कि पानी का, हम अगर लोटा ऐसे पलटेंगे तो ज्यादा, जग में अगर हम करेंगे तो ज्यादा पानी निकलेगा, और जब उसमें टोटी लगी होती है तो उससे कम पानी निकलेगा। तो और तो कम पानी में हमको वजू बनाने की हिदायत दी गई है कि आप कम पानी से वजू बनाइए। तो बल्कि एक प्रॉफिट बिल्कुल। टाइम पे ही एक पर्सन थे, उन्होंने सोचा कि जैसे मान लीजिए हाथ इतना धोने की है, तो उन्होंने सोचा कि हाथ में इतना धो। तो प्रॉफिट ने मेरे कहा कि नहीं, पानी तुम मिसयूज कर रहे हो, जितनी इजाजत है धोने की उतना तुम नमाज में दो। तो इस तरह से हम लोग के टोटी का इसीलिए इस्तेमाल होता है कि टोटी वाले बर्तन का इस्तेमाल, बर्तन का इस्तेमाल होता है कि उसमें ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से रिलीजन ने तो कदम कदम पे कहा, और उस जमाने में कहा कि जबकि पानी इफरात था, और आज तो वाकई में पानी की जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि जैसा कि आपने भी कहा कि हमारी आने वाली नस्लें, हम ऐसा ना करें कि हमारी आने वाली नस्लें त्राही त्राही करें और वो मुझे कोसे कि ये जो है हमारे पुरखे या हमारे जो है पूर्वज, और ये लोग हमको क्या देकर गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये भी कहना पड़ जाए कि हम नहीं चाहते दरिया पे हुकूमत करना, हम नहीं चाहते दरिया पे हुकूमत करना, एक कतरा ही सही प्यास बुझा दे कोई, एक कतरा ही सही प्यास बुझा दे कोई।
तो यकीनन हमारे आने वाले नस्लों को इस तरह की बातें ना कहनी पड़े, ज़रूरी है। और कविता दी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन को घरों से हम कैसे बचा सकते हैं? घरों में हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे या घरों का एटमॉस्फेयर जो हमारा है, हम कैसे इस तरह से करें कि घर से शुरुआत हो और इस तरह से पोल्यूटेड होने से हमारा पानी बचे? क्या-क्या चीज़ों को हम ध्यान दें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शबनम जी। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम घरों से पॉल्यूशन को का प्रयास करते हैं कि पॉल्यूशन ना करें हम पानी में, तो उसमें देखिए सबसे पहली चीज क्या आती है। पॉल्यूशन किसी भी चीज का तब होता है जब उसमें हम कचरा मिला दें, किसी भी तरह का कोई चीज ऐड कर दें जो उसकी प्राकृतिक चीज नहीं है। तो जब हम वो काम करते हैं तो हम सबसे पहली चीज ये देखें कि जो हमारे यहाँ का कूड़ा है, जो भी हमारे घर का डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है, उसको सेग्रीगेट होना चाहिए। उसको हम सेग्रीगेशन करें, और सेग्रीगेशन करके जब हम प्लास्टिक और अन्य चीजें उसमें से हटा देंगे और हटा करके उसको अलग से जैसे उसको डिस्पोज करना चाहिए उसको डिस्पोज करेंगे, और बाकी जो कचरा जिसके अंदर जो हमारा खाने पीने का जो कचरा है उसके अंदर भी जल होता है, तो वो जल जब हमें मिलता है या वो कचरा जो हमें मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसको जब फेंकेंगे भी तो भी हम उसको अलग डस्टबिन में फेंकें, जिससे कि ये जब जाए शोधन के लिए तो ये मैन्योर के लिए यूज हो सके, उसके अंदर प्लास्टिक या अन्य इस तरह की चीजों का मिलावट ना रहे। तो ये हमें घर से करना होगा, क्योंकि जब हम सॉलिड वेस्ट का सेपरेशन नहीं करेंगे तो उस केस में हम कहीं ना कहीं इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी नदियां हैं, जितनी भी चीजें हमारी जाती हैं घरों से निकल करके, वो कहीं ना कहीं चाहे नालों के थ्रू, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स के थ्रू, वो सब जा करके जलों में ही मिलती है, जल में ही जाके मिलती है। क्योंकि और धरती में भी यदि हम कोई चीज दबाते हैं नीचे, जमीन के नीचे भी दबाते हैं, तो वो भी लीच आउट होकर के, जिसको हम कहते हैं ना कि एक प्राकृतिक उसमें अपने आप धीरे धीरे डिग्रेड होता है, और जो चीज नहीं डिग्रेड होता वो चीज भी उसमें वर्षों वर्षों तक पड़ा रहता है। और जब लीचिंग होती है तो वो उस लीचिंग के जरिए वो धीरे धीरे हमारे पानी में आने लगता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे घरों में भी हम लोग यूज करते हैं, अगर आप फार्मर हैं, यदि आपके घर में बगीचा है तो आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, बॉटल्स यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं। जो हम रोजमर्रा की एक बैटरी होती है, चाहे वो हमारे छोटे से कंप्यूटर सिस्टम की हो, एक रिमोट की हो, एक मोबाइल की हो, इन बैटरीज को हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये बैटरीज निकल और कैडमियम में बहुत रिच होती हैं। जब हम इनको एनवायरनमेंट में डाल देते हैं तो क्या होता है, इनमें से मेटल आयंस जो है वो लीच करके हमारे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो पॉल्यूशन होता है। तो हमको वो भी वेस्ट रोकना है। अभी कोविड काल में हम ये चीज देख रहे हैं कि सब लोग, हर कोई, हर घर में टैब्स हैं, हर घर में कंप्यूटर्स हैं, हर जगह वर्चुअल सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, हर जगह पर हम मोबाइल्स देख रहे हैं। अल्टीमेटली ये ई वेस्ट जो हमारे पास डेवलप हो रहा है, इसकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है। और यदि इसको भी हम फेंक देंगे ऐसे ही तो क्या होगा, फिर ये भी टूटेंगे तो जरूर, विघटन इनका भी होगा, लेकिन धीरे धीरे ये फिर वापस हमारे जल के अंदर ही आएंगे, जो हम मनुष्यों के पास ही वापस आएंगे। क्योंकि ये जमीन में जाएंगे, वहां से लीच आउट होकर के जल में जाएंगे, और जल से फिर हमारे पास वापस आएंगे। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं बीच में जब तक हम इसको हटाते नहीं है, तोड़ते नहीं है, तब तक ये जल के अंदर वापस जाता रहेगा और हमारे पास अलग अलग बीमारियों के रूप में वापस आता रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि इसको हम ध्यान में दें। फास्ट फूड हम खाते हैं। कविता दी, एक मिनट, जो अभी आपने कहा कि बैटरीज है और इस तरह के सेल्स जो है, इसको अगर हम फेंकते हैं तो ये लास्ट फाइनली तो वो जमीन में जाएगा और पानी में एब्जॉर्ब होगा इस तरह से। लेकिन उसको किस तरह से घरेलू महिलाएं किस तरह से उसको डिस्कार्ड करें या डिस्पोज ऑफ करना हो, या किस तरह से वो करें? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट को एक साथ कलेक्ट करना चाहिए, और जब आपके पास ये सफिशिएंट अमाउंट में हो जाए तब इसको आपको जैसे कि आपने देखा है तमाम कबाड़ी वाले हैं, तमाम लोग इस तरह के जो इस स्क्रैप को यूज करते हैं, स्क्रैप्स को यूज करते हैं, उनके पास इसको देना चाहिए। उनके पास देने से क्या होता है कि जब वो उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं कि सबको इकट्ठा करके जिस जिस जगह पर इसके मेटल्स होते हैं उनको भेज देते हैं। और वो कंपनीज, उनका काम ही यही है कि वो री एक्सट्रैक्शन उससे करती हैं और फिर उसके बाद उसको प्रयोग में लाती हैं।
तो जितनी मेटल की चीजें हैं जिनको कि हम रीएक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उनका आगे प्रयोग हो सकता है, उन सबको हमें एक साथ एकत्रित करके देना चाहिए। ये उसका प्रॉपर तरीका है। और उसके लिए आपको पता ही है कि दिशा निर्देश हैं, अलग अलग रंग के जो हैं वो बकेट्स या जिसको हम लोग कह लें कूड़ा कलेक्ट करने के लिए गार्बेज वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम्स बने हुए हैं, तो उनको हम लोग करें। और जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा है उसके लिए एक स्पेशल रेगुलेशन है जिसके तहत कि उसको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो डॉक्टर्स के यहाँ से या क्लिनिक से या हॉस्पिटल से कलेक्ट होता है, वो विच इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। उसके लिए घर के लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कलेक्ट करके उसको दे दें और वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये उसकी प्रक्रिया है जी। बिल्कुल सही कि हम जो है और हम अपने जो हमारे श्रोता हैं, जो खासकर जो महिलाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए ये बहुत अहम बात आपने बताई है कि जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं, जैसे आपने कुछ चीज़ों का नाम लिया है पैकिंग, तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और हम कबाड़ी को दे दें ताकि वहाँ पे उसका रीयूज हो सके और ज़मीन में इस तरह ना फेंकें जिसकी वजह से धीरे धीरे वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हम लोगों के लिए। जी कविता जी। कुएं को भी देखिए, बहुत सी जगह पे कुएं तो हैं लेकिन हम उसकी साफ सफाई की बात नहीं करते, हम उस जल के सफाई की बात नहीं करते। साल में कि एक बार हमको वर्ष में या बारिश के जस्ट बाद उसकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमें कीटाणु या जो चीजें उस समय मिलती हैं उससे एक बार यदि हम उसका शोधन कर दें तो वो आगे की किसी भी नली में किसी एक्वीफर में नहीं जा पाएगा। तो वो भी एक शोधन आवश्यक है, जो कि शहरों में लोग बहुत कम जानते हैं। गांव में तो आज भी लोग करते हैं क्योंकि वो उनका पूरा जल उसी पर निर्धारित है, लेकिन शहरों में अभी भी लोग उसको करते नहीं, जो हमें करना चाहिए। और बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर भी हमको जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमारे पृथ्वी के नीचे की जो प्रोसेस है, उससे भी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे उस जल में आने लगते, वो हमारे लिए हमें पता है, हम उस जल को पीते रहते हैं लेकिन वो हमारे लिए भी हानिकारक है। जैसे कि हम बताएं कि पूरी बेल्ट जो बनारस की है वो आयरन में बहुत रिच है, कैल्शियम में लाइम बेल्ट कही जाती है, कैल्शियम में बहुत रिच है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्वतः ही यहाँ के ग्राउंड वाटर में हायर लेवल में है। तो यदि हम ये शोधन नहीं करेंगे तो उनसे एसोसिएटेड जो और बहुत सी चीजें हैं, जो बीमारियां हैं, वो हमें होने लगेंगी। तो आवश्यक है कि हम उसको भी समय समय पर संशोधित करें, या जिसको हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट उसके अंदर वो पोटेशियम परमैंगनेट और ये सब ऐड करके कुएं को भी वर्ष में एक बार हमें साफ करना चाहिए। और उसमें ध्यान रहे कि कचरा ना जाए, गंदगी ना जाए, क्योंकि जितना उसमें कचरा गंदगी जाएगी हम वाटर को उतना पॉल्यूट करते हैं। तो वो भी एक हमारे ध्यान में रखने की चीज है। और अन्य किसी तरह की कोई बात जो आप लोग जानना चाहें मुझसे, आई एम देयर टू टेल यू अबाउट इट। बाकी मुख्य बातें सभी करीब करीब आ गई, जो अभी मैं कहना चाह रही थी कि जल से सृष्टि का संचार है, जल जीवन का आधार है, तो वो तो है ही है जी। इसलिए यही वजह है कि मैंने अपने इस कार्यक्रम का नाम, प्रोग्राम का नाम कि बिन पानी सब सून रखा, कि वाकई में पानी बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी का हम किस तरह से हम गुजार सकते हैं, गुजारने का तो सवाल ही नहीं। तो कविता जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, बल्कि बात करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि जो बोरिंग होती है, जेट पंप, समरसेबल, ये सब हर जगह उसका भी कुछ पैमाना हो और कितनी दूरी पर होना चाहिए, और इतनी ज्यादा बहुतायत में नहीं होना चाहिए, बल्कि पानी का सप्लाई अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बोरिंग का जहाँ हम मशीन स्टार्ट करते हैं, जहाँ 1 बाल्टी की जरूरत है वहां हम 50 बाल्टी की रखते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है पानी का लेवल नीचे करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है जो इस तरह से हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और मुझे देखिए लगता है ये गवर्नमेंट का भी कुछ होना चाहिए। देखिए ये बात बहुत सही है। और आपको बताएं कि बहुत दुखद लगता है ये देख करके कि जिन गाँव में हम लोग अभी तक जाते हैं, जो भी आसपास के गांव हैं, उनमें पहले यही मैंने जैसे बताया कि कुएं और तालाब और हैंड पंप्स यूज होते थे, आज हर घर में सबमर्सिबल लग गया है। तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें होना चाहिए कि आपको कितने नंबर ऑफ सबमर्सिबल्स अलाउड है और कितनी दूर की डिगिंग अलाउड है और वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिटी वेल्स या कम्युनिटी सबमर्सिबल्स की बात हमें करनी चाहिए।
अब वो समय गया कि हम हर घर में सबमर्सिबल लगाने की परमिशन दें, और 4-4 मंजिल 6-6 मंजिल जैसे आपने कहा कि हम पानी उससे चढ़ाएं, तो वो हम नीचे के सोते को, तो वही मैंने कहा ओवर एक्सप्लॉयटेशन की स्टेज आ गई है। हम इतना अधिक जल का दोहन कर रहे हैं जमीन से, उतना हम वापस दे नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की परियोजनाएं इस तरह की कुछ हैं जिनमें की है। दिक्कत की बात यह है कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, तब उस समय हमने बहुत सारे सबमर्सिबल पंप्स और इन सब की योजनाएं बनाई, जिसमें हमने इनको अलाउ कर दिया, क्योंकि हमारे इच्छा थी कि हम ज्यादा उत्पादन करें। तो उस लिए पानी की भरपाई करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, कनाल्स भी बनाए गए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक पाबंदी दी जाने लगी। और जब ये बन गया, बहुतायत में हो गया, तब उसके बाद आज हम जब पानी के जल के संकट को देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये चीज फील करते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, और बहुत से उसमें से सोते सूख भी चुके हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इस चीज के इंटरवेंशन को देखे, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अब इस पर एक मैपिंग और एक पूरी ट्रैकिंग इसकी रख रही है कि कहाँ पर नए सबमर्सिबल्स बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर किन ग्रामों में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वैसे मैंने कहा पूरे पूरे गांव में हर घर में सबमर्सिबल लग गया है, और जो उनके हैंड पंप्स थे वो सब धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, या जो कुएं हैं वो नेग्लेक्ट होते चले जा रहे हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वो उसमें कचरा कूड़ा जो चीजें हैं वो पड़ती चली जा रही हैं। तो धीरे धीरे ये जो सूख रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि आर्सेनिक का पॉल्यूशन बहुत देखने को मिल रहा है इन आसपास के गांवों में। तो आर्सेनिक मेटल तो हमारे बायोजियोकेमिकल प्रोसेस से आ रहा है, लेकिन वो इसीलिए आता है जब हम जल अधिक निकालने लगते हैं किसी कुएं से, जब हम किसी सबमर्सिबल से जल अधिक निकालने लगते हैं, तभी आर्सेनिक की प्रॉब्लम वहां आती है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, और इस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये इंटरवेंशन में लाना है, वो प्रयास पूरा कर रही है। हमारी जितनी नई जो, जैसा आपने सुना कि नमामि गंगे की है, जल शक्ति की, और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उन सब में इसका कहीं ना कहीं अब ध्यान दिया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसी तरह का कोई एक रेगुलेशन आएगा। एक रेगुलेशन आया है जिसमें कि गंगा से पानी जो लोग लेकर के इरिगेशन कर रहे थे उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल है। हमें हर क्षेत्र में जो ये तीनों एरियाज हैं, इन जब तीनों में हम काम नहीं करेंगे एक साथ मिल करके, तो हम जल के संकट से उबर नहीं पाएंगे। तो मिनिस्ट्री इस ओर ध्यान दे रही है और प्रयास भी कर रही है कि ये किया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा, और जरूर हम लोग जल का संचयन उस रूप में कर पाएंगे जिस रूप में हमें देना है आगे, ये आवश्यक है। सही कहा कविता जी की गवर्नमेंट का भी अपना एक रोल है, और वो उसमें कुछ ना कुछ कर भी रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बोरिंग पर उसके शिकंजे जरूर कसने चाहिए, क्योंकि अंधाधुन बोरिंग हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि घर घर जहाँ गाँवों में नेग्लेक्ट हो रहे हैं। ये सही है कि कुएं से, एक कुएं से इंसान जब पानी खींचता है तो कितना खींचेगा, लेकिन जहाँ वो आराम से बटन दबा के और खोल देगा, तो वो 1 बाल्टी के बजाय 50 बाल्टी, और वहाँ कुएं से जितनी जरूरत है उतना ही वो पानी खींचेगा। तो ये सब चीजें जो मुश्किल से आने वाली चीजें हैं, वो थोड़ा इंसान रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको यूज करता है कि नहीं भाई अब कितना खींचेंगे इसमें जानती है, एक विडंबना इसमें और है। क्या है कि जैसे हम लोग जब गांव विजिट किए, तो हम लोगों ने एक चीज बहुत अजीब सी देखी वहां, कि जितने भी सबमर्सिबल पंप्स बने हैं वो बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, क्योंकि सब गांव में घर पास पास है और सबके घर में सबमर्सिबल्स लगे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर हम एक छोटे से, मान लीजिए 5 से 10 किलोमीटर रेंज में हमने 10 सबमर्सिबल लगा दिए, तो मोर और लेस वो सब एक ही एक्विफर से पानी खींच रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत जल्दी वो सोता सूख जाता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि आज बगल वाले के घर में पानी आ रहा है और 2 दिन बाद उसके घर में पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि तीसरे ने सारा पानी खींच लिया। तो ये एक अलग तरह की समस्या आ रही है गांव में, और वो गांव वाले खुद ही आके हम लोग को बता रहे थे कि ये इतनी अधिक जो लग गई है घर घर में सबमर्सिबल्स, उससे हम लोग को ये एक नए तरह की समस्या आ रही है। और वो स्वाभाविक है, क्योंकि एक्विफर तो हमारा वही जा रहा है, उसी से हम खींच रहे हैं पानी लगातार। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम कितना पानी एक्सट्रैक्ट करें, कितने ड्यूरेशन पे एक्सट्रैक्ट करें, कब कब करें। थोड़ा सा उसमें सामंजस्य अगर हम बना लें तो सबको पानी भी मिल सकता है, और ये सूखने वाली चीज भी कम हो सकती है। लेकिन संचयन भी जरूरी है साथ साथ, नहीं तो वो सूखेंगे ही सूखेंगे। बिल्कुल कविता दी कि जब संचयन नहीं होगा
और वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो यकीनन जो सोते हैं वो ज़रूर सूखेंगे। और सही बात है कि कई घरों में एक साथ हो रहे हैं तो वो सोते एक न एक जगह सब मिल जा रहे हैं और सूख रहे हैं। और गर्मियों में आप देखें कि जहाँ पे 50-60 फीट के बोरिंग के बाद जो है पानी निकल जाता था, वो साफ शफाफ बहुत अच्छे पानी निकलते थे। लेकिन अब आज वही 300-350 से कम नहीं। अगर आपको ये है कि हमारे गर्मी में पानी न सूखे तो 350 की बोरिंग आपको करवानी ही पड़ेगी आपको, तभी ऐसा है कि न सूखे। अदरवाइज आप 200 पे आप रखिएगा तो पानी तो सूख जाएगा, ऐसा भी देखने को आ रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि हम जल का संरक्षण करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कविता देखिए, वो जो आरओ है कि 1 लीटर को बनाने में 5-6 लीटर या कब शुरू में तो शायद 9 लीटर ही लगते होते थे, लेकिन अब शायद कुछ उसका रेशियो कम हुआ है, 5-6 लीटर या 4 लीटर जो भी है कि 1 लीटर पानी को वो प्यूरिफाई करने में इतने लीटर वो पानी वेस्ट कर रहा है। तो ये इसको आप कहाँ तक बेहतर समझती हैं? जैसा कि मुझे सुनने में आया कि फॉरेन में तो अब इस पर रिस्ट्रिक्शन भी अब हो रहा है धीरे-धीरे, या बहुत जगह हो भी चुका है। तो इसको आप कहाँ तक समझती हैं बेहतर? और अगर जिन घरों में लगा है तो उनको वो पाइप के साथ किस तरह से उसका उस पानी का जो है कैसे हम यूज करें वो बताइए। और सबसे अहम बात ये क्या हमारे बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है पूरी तरह से? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आरओ का पानी जो शोधन होता है वो मुख्य रूप से हमें शोधित करना है केवल बैक्टीरियल सिस्टम के लिए, जो हमारे पास जो विषाणु है उसके लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो आरओ का हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में हम उसके मिनरल्स को भी हटा दे रहे हैं। अब जब हम मिनरल्स को हटा देते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए तो वो पहले ही हानिकारक हो चुका है, क्योंकि हमको वो मिनरल मिलता नहीं है जो प्राकृतिक मिनरल हमें केवल जल के माध्यम से मिल पाते हैं, तो वो हमें मिल नहीं पाते। तो वो एक तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा जो कहते हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव एस्पेक्ट है आरओ का। मैं ये नहीं कहती कि आरओ खराब है, आरओ होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि आप अगर आरओ को यूज करते हैं तो जितना जल आपने निकाला है उसका एक तसली, मान लीजिए कि आपने 10 लीटर जल बनाया या 5 लीटर आपने जल बनाया, आरओ का निकाला, तो 5 लीटर जल में आप 1 लीटर तो कम से कम मिनरल वाटर जो आपने निकाला है उसमें से उसको वापस ऐड कर दीजिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा होगा। और मैंने पहले भी ये बताया कि आरओ का जितना पानी होता है वो बहुत मिनरल रिच होता है। तो यदि उस पानी को केवल आप हल्का सा बॉयल करके और ठंडा कर लीजिए और आप उसको पीजिए तो आपको कहीं कोई किस तरह की बीमारी नहीं होने की चांसेस है और आपको पूरे मिनरल्स मिलेंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। जो जल आपके पास एक्स्ट्रा हो रहा है उस जल को आप पेड़ पौधों में डालिए, आप जानवरों के खाने में दीजिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जल हम आरओ के सिस्टम से ले रहे हैं वो वैज्ञानिक रूप से हमारे लिए कितना अर्थकारी है, कितना यूजफुल है। अगर वो अच्छा नहीं है तो हमको वो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आरओ तो सिर्फ इसलिए मेनली लगाना चाहिए कि उसके अंदर जो यूवी प्रोटेक्शन है, जो मेन कीटाणुओं के नाश करने की चीज है वो होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको डिसेंट्री, कोलाई, इन सब की इन्फेक्शंस ना हो, मेनली उसके लिए होता है वो। अदर देन दैट जो मिनरल उसमें से रिमूव होता है वो कभी भी अच्छा नहीं। और यही कारण है कि विदेशों में अब इसको रिप्लेस करके वो वही बॉइल्ड वाटर पर आ गए हैं कि पानी को हम बॉइल्ड वाटर पर रखें, या फिर जो घड़े वाला सिस्टम होता है, क्ले से क्ले एक के ऊपर एक रख करके उससे शोधित करें तो उसमें मिनरल का लॉस नहीं होता। ये बहुत मिनरल का लॉस नहीं होता है। हाँ, उससे मिनरल का लॉस नहीं होता। तो आप घड़े का सिस्टम रखिए, वो सबसे अच्छा है। घड़ा रखिए, उसके अंदर रखिए, धीरे धीरे आपको मिनरल्स भी मिलते रहेंगे और बैक्टीरियोलॉजिकल सिस्टम्स भी खत्म होते रहेंगे। तो मेरा यही सजेशन मुझे, यही है। और मुझे यही लग रहा था कि मैं कि खड़ा ही बहुत बेहतर होगा अगर हम ये आरओ के इस्तेमाल के जो हमारा प्यूरिफाइंग सिस्टम है बिल्कुल उसे, हाँ खड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई प्यूरिफाइड और देशी फ्रिज हो ही नहीं सकती जिसमें इस तरह की चीजें हो पाए। बिल्कुल। और आप देखेंगे पहले के सिस्टम में क्या होता था, घड़े भर के रखते थे, उसमें निकालने के लिए एक लंबी सी कलछी टाइप की होती थी, उससे जल निकालते थे, जल में कहीं भी हाथ नहीं लगता था। आज क्या है कि जल में हाथ लगने लगा है, तो जब हाथ, आपकी उंगलियां, हाथ उसमें लगेंगे तो निश्चित रूप से कीटाणु उसके अंदर जाएंगे। तो जल को दूषित वही करता है। यदि आप उससे से अभी भी निकालें, घड़े में रखकर ढक के घड़े को रखें, और पहले तो ढका भी नहीं जाता था घड़े को, केवल वो पतली छन्नी के कपड़े से बांध दिया जाता था मुंह उसका,
तो वो चीज जो है वो ऊपर से उसके अंदर जो एक क्रॉस ऑक्सीजन है वो भी जाती रहती थी। आज हम पूरी तरह से ढक देते हैं तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता, तो वो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो जाती है। तो वो सब भी एक तरीके हैं जो कि जल को शुद्ध रखने के हैं, कि हम ऊपर से ये खाली आपने बहुत जी ये आपने मुलायम बहुत कपड़े से ढक इम्पोर्टेंट नहीं बात चाहिए। बताई। हाँ, जी तो जी उससे जी क्या है, उसका ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो उसमें बना रहता है, जो अन्यथा नहीं बन पाता। वो चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम टैप्ड और कवर्ड वाटर को रखते जरूर है, रखना चाहिए कवर करके निश्चित, लेकिन उसको पतले मलमल के कपड़े से बांधिए तो वो आपके लिए और शुद्ध होगा। ये कहने का तात्पर्य है, ऑक्सीजनेटेड एयर रहेगी इसमें। अगर देखा जाए तो आरओ सिस्टम में तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही होगा क्योंकि हाँ, वो तो उसमें पूरी तरह से उसमें दूसरी कवर्ड तरह होता का है। शोधन है। हाँ, हाँ, कार्बन दूसरी तरह डाइऑक्साइड का तो खैर शोधन उसमें है। बंद है, जी फ्लोइंग वाटर है, तो हाँ, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो घड़े का बेनिफिट है वो ये है। वो ये है कि उसपे जो है उस तरह पतले, और सही कहा कि वो, और आज भी देखिए जो पौसला चलता है, जो प्याऊ है, उसमें जो है वो लाल रंग के ऐसे कपड़े बांधे हुए होते हैं हाँ, कि जिसमें कि पता चलता एक्सचेंज है हो कि हाँ। सकता है। बिल्कुल। जी जी जी। तो वो ज़रूरत है, हाँ, आज कविता जी, आज ये ज़रूरत है कि हम अपने पुराने की तरफ लौटें। अपने कुछ चीज़ें जो हमारे धरोहर, अगर हम इसको कहें कि ये हमारी धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों की या पुरखों की जो चीज़ें हैं, उसको हम यूज़ करें तो हम हेल्दी भी रह सकते हैं, हम फिजिकली फिट भी रह सकते हैं, बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं, और हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए उसमें तो पानी भी गिरता है, यहाँ तो घड़ा हमने किया और जो आपने बताया ना, इतनी डंडी लंबी होती थी, वो निकाला और जितना जरूरत है वो एक गिलास में भरा पी लिया। तो वो इस तरह की चीजों की तरफ हम लोग लौटें, यही आज जरूरत है। तभी शायद पूरा, न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरे विश्व की ये जरूरत बन गई है कि हम पानी को कैसे बचाएं, और ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ हम करें, हम अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौटें और कुछ आँख कान सारी चीज़ों को खुला रखें, एक एक स्टेप पे हम सोचें। इस तरह से ऐसा तो नहीं कि कहीं एक गिलास पानी भी मुझसे वेस्ट हो रहा है। अगर हम इस दिमाग के साथ, इस चिंतन के साथ, इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो यकीनन पानी के साथ साथ हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सजा संवार सकते हैं। अपना देश, अपना समाज, पूरा विश्व जो आज थर्ड वर्ल्ड वार की स्टेज पर आएगा, उससे उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इस देखिए, तरह बहुत भारतीय जरूरी है। जीवन दृष्टि, भारतीय जीवन शैली जो है वो सदा से ही एक अनुकरण करने योग्य चीज है। और वही है कि हम उनकी बातों को, जो हमारे बड़ों की बातें हैं, यदि उसको थोड़ा भी अंगीकार कर लें तो बहुत सारी चीजों को हम अपने ही स्तर पर मैनेज कर सकते हैं। हमको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रत्येक घर में ये चीज होने लगे तो कहाँ हमें आवश्यकता है कि अलग से किस संचयन की बात करें। तो ये बहुत आवश्यक है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, पद्धतियां हैं, हमारी हमारी जीवन शैली रही है, जिसको कि हम अंगीकार करें और आगे लेकर के जाएं। उसको अपने बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि उनके अंदर हम ये हैबिट अगर डाल दिए तो बहुत आगे तक ये लेकर के हमें जाएगी। और जो हम कहते हैं ना कि एक वैश्विक परिदृश्य में हम जो भारत को एक मानते हैं कि वो आने वाले समय में लोगों को राह दिखाएगा, तो यही सब चीजें हैं हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिनको कि हम आगे लेकर के जा सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें और कोशिश करें कि तब हर क्षेत्र में वैसे तो प्रयास होना चाहिए, लेकिन जल के क्षेत्र में विशेष प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि अन्न के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। और कोरोना काल में देखिए, एक छोटा सा कुछ दिनों के बंदी में ही हमने देखा कि नदियां हमारी कितनी शोधित हो गई, शुद्ध हो गई। तो उनको अब हम नेचुरल छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल छोड़ दें, उनको हम एज अ ह्यूमन बीइंग उसके अंदर जा करके हस्तक्षेप ना करें, तो हमें लगता है कि ये सारे सोते, ये सारे स्रोत खुद ही शुद्ध हो जाएंगे और हमारे लिए जल का कहीं कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन प्रयास हमें अभी से करना होगा, ये आवश्यक। और कोरोना काल में न सिर्फ जल ही अपने पूरा आप से पर्यावरण, सब जगह, हाँ पूरा, हाँ, बल्कि पूरा पर्यावरण, कि जिसमें गर्मी के दिनों में भी आप ये देखिए कि इस वक्त कितनी गर्मी महसूस होने लगी, और मई तक, जून इवन तक हम लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। एसी घरों में नहीं चल रहे थे क्योंकि इतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं थी, इसलिए गर्म हीट भी नहीं हो पाया था। तो इस तरह से चीजें, कोरोना ने ये भी दिखाया कि कितनी चीजें हमारे मैन मेड है, हमारी वजह से कितनी चीजें जो है एटमॉस्फेयर जो चेंजेस हैं, जो पोल्यूशन है, जो सारी दिक्कतें हैं, वो सिर्फ हम लोगों की वजह से है।
इसने कोरोना ने ये बात भी हम लोगों को दिखाई। तो बहुत ज्यादा खुशी होती कि ये स्थायी रहता तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता कि यदि ये बिल्कुल स्थायी चीजें बिल्कुल हो जाती। कोरोना नहीं होता, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगी तो कि कोरोना कोरोना नहीं होता, होता, लेकिन ये हाँ जी, लेकिन ये अपने लेकिन देखिए व्यवहार हम में वो लोग चीज नहीं स्थायी समझ हो पाए। जाती। हाँ, जी, जी, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा कि होता। शाम के टाइम भी अगर छत पे चढ़िए, पिछले बार यही हो रहा था अप्रैल-मई में भी, तो एक ठंडी-ठंडी हवा लग रही थी। तो लेकिन अब उन सब चीज़ों का अब नहीं लग रहा है कि हम लोगों को, और जहाँ गाड़ियाँ जब चलनी शुरू हुई उसके बाद सारी चीज़ें फिर वैसे जस के तस हो गई। तो अब क्या किया जाए? यही वक़्त है, यही वक़्त की डिमांड भी है, लेकिन फिर भी उसी में बचना है, उसी में बचाना है, उसी में आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है। इन सबको देखते हुए, और बहुत आपने कुछ बातें तो ऐसी बताई कि वाक़ई में उस पर गौर करने वाली बात है, और जो दर्शक, जो नाज़रीन हमारे सुन रहे होंगे, उनके लिए और हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ रही है जो भी आपने बात की है, और बहुत ही ज़मीनी स्तर पर आपने बात की है। ये नहीं कि बहुत किताबों वाली बातें हों कि वो जल्दी हो ना पाए हम लोगों से, बहुत ही, क्योंकि हर स्टेप पर हम आपकी बातों को हर स्टेप पर कर सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। कविता दी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप काशी कला कस्तूरी को आपने अपना कीमती वक़्त दिया, जबकि मैंने आपको फ़ोन किया उस वक़्त आप अपने डिपार्टमेंट से आ रही थी, आप कार में थी। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी कविता दी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारा काशी कला कस्तूरी का ये मकसद है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें समाज तक पहुँचा सकें, कि शायद जो सुनने वाले अगर 100 हैं, तो उसमें से अगर 2 ने भी अमल कर दिया, तो 2 200 तक पहुँचेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ हम लोग अपना काम करते हैं कि शायद हमारी बातें 2 तक भी अगर पहुँच जाएँगी, 2 के दिल में भी, दिल और दिमाग में उतर जाएँगी, तो काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, अपने सभी दर्शकों से विदा लेते हैं, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कविता दी कि आप आई और अपना कीमती वक़्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया मन से जुड़ने का और अपनी बातों को कहने का। और जैसा आपने कहा, यदि मेरी बातें मानकर किसी एक या 2 व्यक्ति ने भी इसमें प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे जरूर आएगा। और इसी आशा के साथ, जल है तो जीवन है। धन्यवाद। जी, जल है जीवन है, और ज़रूर चेंज आएगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग सबसे विदा लेते हैं, और ज़रूर हमारी जो है घरेलू जो महिलाएं हैं, जो घर में हैं, वो ज़रूर इसको खुद भी फॉलो करेंगी, अपने बच्चों से भी कराएंगे, अपने घर के हर मेंबर से भी, ताकि एक बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे आएगा, और ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कविता दी, लीव कर दें।